दोस्तों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का छठा दिन और आज भी हम देखेंगे 10 एमसीक्यू सीरीज़ को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 10 क्वेश्चंस को फिर से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज का 10 एमसीक्यू सीरीज़। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपीआर। डीपीएसपी जो है वो क्या है? जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल है या लीगल राइट्स है? तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, नॉन जस्टिसिएबल। तो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। कैसे है चलिए देखते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। यानी कि वैसा लॉ जो कोर्ट के द्वारा जो है ना वो, उसमें कोर्ट जो है ना वो किसी प्रकार से वो अपना कोई भी रीट जारी नहीं करेगी और कोर्ट जो है वो उसके लिए कोई विशेष प्रकार का कोई सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोर्ट जो है ना वो उसके लिए कोई विशेष प्रकार से जो सुनवाई नहीं करेगा। वही जस्टिसेबल रहता ना तो कोर्ट जो है ना वो विशेष प्रकार से रीट जारी करके जो है वो उस बात को सुनती है। ठीक है, तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब कोर्ट जो है वो किसी प्रकार से कोई रीट जारी करके और किसी प्रकार का किसी मुद्दा के प्रति डिस्कस नहीं करेगी। ठीक है, और वही जस्टिसेबल में होता है कि कोर्ट जो है वो स्पेशल रूप से रीट जारी करती है और उस मुद्दा को स्पेशल रूप से सुनती है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे कि सिटीजन जो है वो कैन नॉट गो टू कोर्ट। सिटीजन जो है वो कोर्ट नहीं जा सकती है इफ़ डीपीएसपी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। अगर डीपीएसपी इम्प्लीमेंट ना किया जा रहा हो तो कोर्ट जो है इन ए नॉन जस्टिसेबल मैटर में जो है वो कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में इसके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 37 में कि द प्रोविजंस कंटेन इन द पार्ट ऑफ सेल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। यानी कि कोर्ट जो है ना वो इसके लिए किसी प्रकार से इन्फोर्सिबल नहीं रहती है। ठीक है, इस मैटर में जो है वो किसी प्रकार से इन्फोर्सिबल नहीं रहती है डीपीएसपी में। ठीक है, ये हमारे संविधान में 37वां आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोर्ट जो है ना वो डीपीएसपी जो है वो क्या नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए कोर्ट जो है विशेष प्रकार का कोई रीट जारी नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि देख सकते हो कि जस्टिसेबल में क्या होता है? तो जस्टिसेबल का मतलब होता है कि कोर्ट जो है ना वो विशेष प्रकार का रीट जारी करता है। कोर्ट जो है उस मुद्दे को स्पेशल रूप से सुनता है, उसके लिए स्पेशल रूप से रीट जारी करके और उस मुद्दे के ऊपर जो है ना वो सुनता है। ठीक है, कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। कौन सा रीट जारी करता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे संविधान में हमारे भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है ना वो रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत जो है वो रीट जारी करते हैं। कौन सा? तो इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार का 5 प्रकार का रीट जारी करती है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी और क्वाइरेंटो। इस प्रकार का रीट जो है वो जारी किया जाता है आर्टिकल 226 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी माना जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल को 32 और 226 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आ देखना। तो एग्जाम्स के लिए हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कौन सा आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है ये बताओ, और डीपीएसपी जो है कौन सा पार्ट में है ये भी बताओ। ठीक है, डीपीएसपी कौन सा पार्ट में है ये बताओ और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन सा पार्ट में है ये बताओ। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होता है। क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होता है, जबकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होता है। अब बता देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ रखा गया? पार्ट 3 में। ठीक है,
आप लोग डीपीएसपी को बताओ। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है ये भी बताओ, और डीपीएसपी किसके संविधान से लिया गया है ये भी बताओ। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी के ऊपर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया इन्फोर्सिबल। इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है इसे सुन लेते हैं। ठीक है, तो इन्फोर्सिबल का मतलब होता है कैन बी लीगली इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स, यानी कि इसको किसी भी कोर्ट के हेल्प से जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट के हेल्प से जो इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है इन्फोर्सिबल का मतलब। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि हम एक राइट टू इक्वालिटी एग्जाम्पल में लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, इन्फोर्सिबल होता है। अगर राइट टू इक्वालिटी को कोई वायलेट कर रहा है तो कोर्ट क्या करता है, उसके ऊपर जो है ना वो स्पेशल रूप से रीट जारी करके क्या करता है, दिखता है, उस मुद्दे को जो है वो स्पेशल रूप से सुनता है। ठीक है, और वहीं लीगल राइट्स का बात करें तो लीगल राइट्स क्या होता है, लीगल राइट्स भी जो है ना वो रिकॉग्नाइज्ड होता है एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी उसके लिए लॉ के तहत जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो उसको देखती है। ठीक है, और कोर्ट जो है वो लीगल राइट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे लीगल राइट्स के रूप में राइट टू इक्वालिटी क्या है, एक प्रकार का लीगल राइट है। क्या है, एक प्रकार का लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डन बाय, तो रिमूवल किसके द्वारा किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो रिमूवल किसके द्वारा किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किसके द्वारा किया जा सकता है ये बताओ। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राज्यसभा ओनली, ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा ओनली, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा ओनली जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। कैसे, सो देखते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है 67B में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि द वाइस प्रेसिडेंट्स में भी रिमूव, वाइस प्रेसिडेंट्स को जो है ना वो रिमूव किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट्स को रिमूव किया जा सकता है बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ राज्यसभा। किसके द्वारा, रेजोल्यूशंस ऑफ राज्यसभा के द्वारा जो है ना पास किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है ना अगर सहमत में आ जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट्स को रिमूव करना है तो राज्यसभा के द्वारा जो है ना वो रिमूव किया जा सकता है। अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, राज्यसभा के मेंबर जो है ना वो पक्ष में आ जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट्स को जो है वो रिमूव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट्स को रिमूव किया जा सकता है। क्या लोकसभा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं, लोकसभा के लिए सामान्य रूप से एग्री होना पड़ता है। बस सामान्य रूप से कोई लोग एग्री हैं कि हाँ, तो मान लिया जाता है कि हाँ उसे रिमूव किया जाना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा में इसके लिए ज़रूरत पड़ता है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो सहमत में हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके बारे में आगे। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, ऑप्शंस के बारे में हम चर्चा करते हैं जो बताया गया लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा क्या इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लोकसभा जो है ना इंटीमेट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, लोकसभा जो है ना वो लोकसभा जो है वो रिमूवल को लेकर के, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के उतना कुछ भी नहीं, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हम मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो सहमत हो। इट कैन ओनली एग्री, उस लोकसभा के लिए केवल जो है ना वो एग्री होना चाहिए, मेंबर्स जो है ना वो एग्री होना चाहिए, कुछ मेंबर्स। ठीक है, रेजोल्यूशंस पास बाय द राज्यसभा, लेकिन रेजोल्यूशंस पास किया जाता है किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में जो है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स को जो है वो सहमत होना पड़ता है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है ना वो उसके बारे में हमारे संविधान में बताया गया है कितना में, 108 आर्टिकल में, कितना बताया गया है, 108 में। ठीक है, ध्यान रखना। और ऑर्डिनरी बिल्स जो है वो इसके 107 में बताया गया, कहाँ, ऑर्डिनरी बिल्स जो है वो 107 में बताया गया है। ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल्स जो है वो क्या होता है। तो ऑर्डिनरी बिल्स जो है ना वो एक प्रकार का बिल होता है जो जनरल मैटर्स को देखता है, यानी कि कोई विशेष मुद्दा को नहीं देखता है, मतलब जनरल मैटर्स जो जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेजन्स, वार वगैरह मैटर को जो है ना वो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो मतलब वो जो है ना एक्सटर्नल एग्रेजन से मैटर रिलेटेड जो है ना वो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर नहीं आता। जैसे क्रिमिनल लॉ जो है ना वो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैटर को जो है ना वो देखा जाता है। जैसे मनी और फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना मैटर जो है ना
वो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर नहीं आता है, वो क्या आता है, मनी बिल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैटर्स जो है ना वो देखा जाता है ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर। कहाँ देखा जाता है, ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कैग जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो कैग जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया था। तो क्या प्राइम मिनिस्टर, नहीं, पार्लियामेंट, नहीं, प्रेसिडेंट, हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो कैग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कैग जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। इसके बारे में हमारे संविधान में बताया गया है 148 आर्टिकल में। किससे बताया गया, 148 आर्टिकल में, जो कैग जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा कैग जो है अपॉइंट किया था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा 148 आर्टिकल के तहत। 148 आर्टिकल के तहत जो है वो कैग को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कैग के बारे में किससे बताया गया, कौन सा अनुच्छेद में, तो 148 आर्टिकल में बताया गया कैग के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कुछ रिलेटेड कुछ मुद्दा। अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। लेकिन ये जो है ना कैग जो है ना वो वर्क्स करता है इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो वर्क्स जो है वो इसका काम जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड जो है वो एक काम करता है, फाइनेंशियल रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी तय करता है। ठीक है, अच्छा, रिमूव कैसे किया जाता है कैग को। अभी का कैग कौन है भारत का, सो बताओ। अभी का कैग जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है ये बताओ। ठीक है, तो रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को हटाया जाता है ना, पार्लियामेंट में बिल पास करके, पार्लियामेंट में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर से सहमत हो अगर जज को हटाने के लिए, तब क्या होता है, जज को जो है वो रिमूवल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है वो कैग को रिमूव करने के लिए हटाया जाता है। ठीक है, कैग को भी उसी प्रकार से हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका टर्म क्या होता है, कैग को कोई मिनिस्टर अगर कोई कैग मिनिस्टर बनता है तो उसके लिए टर्म कितना होता है, तो 6 साल का होता है। कितना, 6 साल का होता है, या फिर 65 साल तक होता है। कब तक, 65 साल तक, या फिर 6 साल के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 44 जो है वो रिलेट्स करता है। आर्टिकल 44 किससे रिलेट्स करता है, आर्टिकल 44 जो है वो किससे रिलेट करता है, सो बताओ। आर्टिकल 44 किससे रिलेट करता है, एजुकेशन से, यूसीसी से, हेल्थ से, पंचायत से। तो किससे करता है, आर्टिकल 44 जो है वो रिलेट्स करता है यूसीसी से। किससे करता है, यूसीसी से करता है। किससे करता है, यूसीसी से करता है। ठीक है, हम चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इसके बारे में यूसीसी का मतलब क्या होता है, सो बताओ। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसका बारे में हम देखते हैं कि यूसीसी क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका मतलब होता है कि वन कॉमन लॉ, एक प्रकार का लॉ जो है बनाया जाता है सभी पर्सन के लिए। सभी पर्सन के लिए जो है ना वो एक प्रकार का लॉ बनाया जाता है कंट्री में। सभी पर्सन के लिए एक प्रकार का लॉ बनाया जाता है कंट्री में, नो मैटर विच रिलीजन इज दे बिलोंग टू। यानी कोई इंसान किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यानी पूरे राष्ट्र में, पूरा देश में जो है वो एक प्रकार का अगर लॉ बनाया गया हो तो हम कहते हैं क्या, यूसीसी जो है वो उस राष्ट्र में है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ऐसे भारत में जो है कुछ राज्य हैं जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं कि यूसीसी क्या होता है। तो एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं कि आज की दुनिया में जैसे मैरिज लॉज जो है ना, जैसे हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग हो सकता है, और अदर लोगों का, अदर रिलीजन्स का क्या होता है, अलग हो सकता है। लेकिन यूसीसी के तहत जो है ना, वो क्या होता है, बट यूसीसी मीन्स क्या होता है, सेम लॉज फॉर एवरीवन। क्या होता है, सेम लॉज एवरीवन के लिए, सभी के लिए जो है ना वो एक ही प्रकार का लॉज होता है। जैसे मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए और एडॉप्शंस के लिए, इस प्रकार के सभी के लिए जो है ना वो एक ही प्रकार का लॉज होता है। क्या होता है, सभी के लिए सेम प्रकार का लॉज होता है।
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस स्टेट में हम यूसीसी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि उस स्टेट में जो है ना यूसीसी इम्प्लीमेंट है। क्या कहते हैं फिर, उस स्टेट में यूसीसी इम्प्लीमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में अगर समझे कि यूसीसी जो है वो किस राज्य में है, तो यूसीसी जो है ना वो अभी फ़िलहाल जो है वो गोवा किसके अंदर है, गोवा के अंदर है और उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे, गोवा और उत्तराखंड के अंदर है। गोवा एंड उत्तराखंड आर द ओनली इंडियन स्टेट्स, यानी अभी भारत में गोवा और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंट है। ठीक है, वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पे यूसीसी जो है वो इम्प्लीमेंट है। कहाँ पे, गोवा और उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके आगे। इसके बारे में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड, भारत में जो है उत्तराखंड जो है ना, भारत में उत्तराखंड ऐसा राज्य है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट है जहाँ पे यूसीसी इंप्लीमेंट किया गया था। फर्स्ट इंडियन स्टेट है जहाँ पे यूसीसी क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। तो कौन सा है, उत्तराखंड। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बताया गया है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था किसके द्वारा। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, आप लोग बताओ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुडिशरी। तो जुडिशरी के द्वारा जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो PIL क्या होता है ये देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो क्या होता है। PIL जो है ना वो एक प्रकार का केस फाइल किया जाता है, किया जाता है कोर्ट में, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो कोर्ट में क्या आता है, एक प्रकार का केस फाइल किया जाता है। ठीक है, नॉट जस्ट वन पर्सन, केवल एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि सभी पर्सन के राइट्स को ध्यान में रखते हुए जो है ना वो PIL दायर किया जाता है। सभी पर्सन के राइट्स को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, जो है PIL दायर किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ना कि एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री बनाया गया किसी शहर में, मान के चलो एक फैक्ट्री बनाया गया किसी शहर में। ठीक है, जो कि रिवर के किनारे है और वहाँ पे काफ़ी सारा पॉपुलेशन यानी काफ़ी सारे जनता लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो उस फैक्ट्री के कारण जो है ना उस रिवर के अंदर क्या है, काफ़ी पॉल्यूशन हो गया। उस रिवर के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन अगर हो गया हो तो वहाँ के जनता क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। वहाँ के जनता जो है वो PIL दायर कर सकते हैं कोर्ट में। कहाँ पे, कोर्ट में। तो उसे हम क्या कहते हैं कि PIL दायर करना, यानी अपने आत्मरक्षा के लिए जो है वो सभी के रक्षा के लिए जो है ना वो क्या कहते हैं, PIL दायर करते हैं। ठीक है, तो आई होप PIL आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो पुअर पीपल जो है ना अगर सफ़र कर रहे हो है ना, पुअर पीपल अगर सफ़र कर रहे हो वैसे सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ़ दे आर कैन नॉट गो टू कोर्ट, अगर कोई कोर्ट नहीं जा पा रहा हो, कोर्ट जो है ना, कोर्ट आज भारत में कोर्ट जाना मतलब जिसके पास पैसा है वही कोर्ट जा पाता है। ठीक है, तो अगर कोई कोर्ट नहीं जा पा रहा हो ना तो वो क्या कर सकता है, PIL दायर कर सकता है। ठीक है, PIL दायर कर सकता है। ठीक है, एनी सिटीजन्स कैन फाइल ए PIL फॉर देम, तो कोई भी सिटीजन जो है ना वो PIL दायर कर सकता है। ठीक है, अपने आत्मरक्षा के लिए क्या कर सकता है, PIL दायर कर सकता है। फील्ड इन, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में अगर PIL दायर करना हो तो आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट में PIL दायर करना हो तो आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करना हो तो किसके तहत, 232 के तहत, और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया था किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो PIL जो चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया था किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया था किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया है कि 124
के 2 में हमारे संविधान में बताया गया कि द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं ना वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 124 के 2 के तहत जो है संविधान में वो इसके बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए जो है रिकमेंडेशन जरूरी होता है। अपॉइंटेड इज मेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द कॉलेजियम सिस्टम। अपॉइंटमेंट जो है वो लिया जाता है किसके द्वारा? कॉलेजियम सिस्टम प्लस सीनियर मोस्ट जजेज जो है ना वो बताते हैं कि कौन जो है वो CJI बनेगा। एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, तब जो है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे देश के CJI को। ठीक है, अभी जो है वो अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी का जो है ना वो CJI कौन है? भारत का CJI जो है वो अभी कौन है? तो हम बताते हैं सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत जो है भारत का 53वां जो है वो CJI है। कितना? 53वां नंबर का CJI है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय। हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? तो हमारे संविधान में जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या BN राव? तो कौन किए थे इसका ड्राफ्ट? कौन किए थे ड्राफ्ट? यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑप्शन में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुछ थे, राजेंद्र प्रसाद भी कुछ थे, लगेगा सब नाम सुना हुआ, लेकिन ऐसा ड्राफ्ट जो थे वो कौन किए थे? तो ड्राफ्ट जो था वो किए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो क्या किए थे? ड्राफ्ट किए थे। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और BR अम्बेडकर जो है वो क्या जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि BR अम्बेडकर का बात करें। ठीक है, BR अम्बेडकर का बात करें। ठीक है, तो ये क्या थे? BR अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और जबकि हम बात करें BN राव को, तो BN राव कौन थे? सो बताओ, BN राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में जो है वो क्या कहते? सपोर्ट किए थे। कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में जो है वो सपोर्ट किए थे। कौन? तो कौन किए थे? सपोर्ट किए थे BN राव। कौन किए थे? BN राव जो है वो सपोर्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में। ठीक है, और जबकि बात करें हम राजेंद्र प्रसाद का, तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। और जबकि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो वो क्या थे? फर्स्ट PM थे, मेंबर ऑफ असेंबली के उस। और भारत के भी जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो गेव स्पेशल स्टेटस विच स्टेट। तो आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है किस स्टेट को? आर्टिकल 370 जो है वो किस स्टेट को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है? तो किस स्टेट को प्रोवाइड करता है बताओ? आर्टिकल 370 जो है वो प्रोवाइड करता है पंजाब को, गोवा को, सिक्किम को या जम्मू कश्मीर को। तो ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। कैसे और 370 क्या होता है अगर नहीं जानते होगे तो अभी हम अच्छा से चर्चा करेंगे। ठीक है, कि 370 जो है वो क्या होता है। जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। 370 जो है वो क्या होता है समझो। आर्टिकल 370 अलाउ करता है जम्मू कश्मीर टू मेक इट्स ऑन रूल्स।
जम्मू कश्मीर को जो है ना, जब 370 भारत में था, तो जम्मू कश्मीर के क्या था, इंटरनल मैटर्स गिविंग ऑन फ्रीडम मोर फ्रीडम दैन अदर स्टेट्स। यानी कि जब 370 भारत में था तो जम्मू कश्मीर का जो था ना, वो अपना संविधान था, अपना फ्लैग था, अपना रूल्स था, अपना रेगुलेशंस था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रति जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं था कि उसे मतलब कुछ भी हुआ तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, वहाँ पे अपना रूल्स और रेगुलेशंस चलता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री ने 370 को जो है भारत हटा दिया। ठीक है, 370 जो आर्टिकल था उसको हटा दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया, 370 को जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण रूप से अपना भाग बना लिया गया। पूर्ण रूप से भाग था, लेकिन जो डिस्प्यूट चलता है, डिस्प्यूट जैसे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चाइना के साथ डिस्प्यूट है। ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट है। तो उसके कारण से जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल हो, इसके लिए जो है वो 370 को जो है पूर्ण रूप से अपना लिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया था जम्मू कश्मीर को रिलेटेड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हम आर्टिकल 370 गेव जम्मू कश्मीर इज ए स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस। 370 में क्या दिया था, तो जम्मू कश्मीर को जो है ना वो ऑटोनोमस स्पेशल स्टेटस दिया था, यानी कि वहाँ पे अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाने का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, जब 370 था, अब 370 नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी स्टेट, यानी कि वहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अलग नहीं है। जो भारत में रूल्स रेगुलेशन है, जो सभी स्टेट के लिए रूल्स रेगुलेशंस है, वही जो है रूल्स रेगुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी है। ठीक है, इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी जो है ना वो अपना संविधान जो है ना, जब 370 था तब उसका भी जो है ना वो अपना संविधान था। क्या था, अपना संविधान था, उसका अपना फ्लैग था। उस समय जो है वो अपना फ्लैग था जब 370 था। स्पेशल लॉज फॉर रेसिडेंट्स, स्पेशल लॉज था, यानी कि वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए क्या था, स्पेशल लॉज था। सिटीजनशिप प्रॉपर्टी राइट्स था, वहाँ के सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड था। ठीक है, एब्रोगेटेड इन 2010, लेकिन हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 2019 में। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से जो है वो कब हटा दिया, 2019 में। नो फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ इंडिया, अब जो है वो फुल्ली रूप से कहाँ मिला लिएगा, भारत के साथ। अब जो है फुल्ली रूप से कहाँ मिला लिया गया, भारत के साथ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन डिजॉल्व लोकसभा। तो लोकसभा को जो है वो कौन डिजॉल्व कर सकता है, लोकसभा को जो है भारत में कौन डिजॉल्व कर सकता है, ये बताओ। क्या प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर सकती है, प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकती है, लोकसभा को, कि प्राइम मिनिस्टर, कि राज्यसभा, कि सुप्रीम कोर्ट, कौन, बताओ। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर रखते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर है। ठीक है, बाकी किसी पास नहीं है, बाकी किसी पास जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर नहीं है। ठीक है, केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में कहाँ दिया गया है, तो 85 के 2 में बताया गया है कि लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं होता है। ठीक है, उसमें 85 के 2 में बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है परमानेंट हाउस नहीं होता है। इसका टर्म जो है 5 साल का होता है। लोकसभा का टर्म कितना साल का होता है, तो 5 साल का टर्म होता है। कैन बी डिजॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट्स, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको हटा सकती है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे हटा सकते हैं। ठीक है, 5 साल से पहले जो है उसे हटा सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, सो देखो। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो है वो हटा सकते हैं, यानी कि डिजॉल्व कर सकते हैं लोकसभा के में, लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया जा सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। यूजुअली हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट लॉसेस मेजोरिटी और कॉल्स द अर्ली इलेक्शंस। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो लूज़ कर देती है, अगर गवर्नमेंट जो है वो लूज़ कर देती है मेजोरिटी को लूज़ कर देती है, सबसे पहले भारत का पीएम होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो लूज़ कर देती है अपना
मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है ना वो लूज़ कर देती है, तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे जो है ना वो लोकसभा जो है ना वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाएगा, खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाएगा, या प्रेसिडेंट के द्वारा डिजॉल्व किया जा सकता है। या अगर प्रेसिडेंट्स को बोले, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट्स को बोले कि लोकसभा को डिजॉल्व करना है, तो उनके आदेश से जो है ना वो लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है, उनके आदेश से जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसेंट से जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि लोकसभा जो है डिजॉल्व किया जा सकता है। और जबकि राज्यसभा जो है वो क्या होता है, परमानेंट मेंबर्स होता है। जबकि राज्यसभा जो है वो कितने साल का होता है, 6 साल का होता है, और लोकसभा जो है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, टर्म जो है 5 साल का होता है। इलेक्शन प्रोसेस भी अलग होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी में जो है क्या बताया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम देख लेते हैं कुछ। तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कुछ अधिकार होता है, सो देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कैन नॉट डिजॉल्व, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है लोकसभा को डिजॉल्व करने का। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है कि वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सके। ठीक है, पीएम क्या कर सकता है, पीएम जो है वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को जो है ना वो एडवाइस दे सकता है कि लोकसभा को डिजॉल्व करना है, बट पावर लीगली लाइज विथ प्रेसिडेंट्स। लेकिन लीगली रूप से जो है प्रेसिडेंट को डिजॉल्व करने का पावर जो है किसके पास होता है, तो प्रेसिडेंट को लीगली रूप से डिजॉल्व करने का पावर जो है वो होता है, लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर जो है वो लीगली रूप से प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, सॉरी अगर कुछ बोल दिया हो तो आगे। लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर जो है किसके पास होता है, लीगल रूप से प्रेसिडेंट के पास, और प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा कुछ नहीं होता है अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में क्या बताया जा रहा है, तो राज्यसभा को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा जैसे कि परमानेंट हाउस, राज्यसभा क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, कैनॉट बी डिजॉल्व, और इसको डिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है और इसको डिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, लीगल राइट्स है, डायरेक्टिव ओनली है। तो राइट टू एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आप देखना राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, इसके बारे में संविधान में बताया गया है। संविधान में आर्टिकल 1 के तहत जो है फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बारे में हम देखें तो इंट्रोड्यूस इसके बारे में राइट टू एजुकेशन जो है वो 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत जो है ना वो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के रूप में ऐड किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है ना राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऐसा अधिकार दिया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के तहत 2002 में। कब, 2002 में। ठीक है, थैंक यू। आज का MCQ सीरीज इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।